चैप्टर 3 देखते हैं। यहाँ पर हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। सरकार की आवश्यकता निर्णय लेने और कार्य करने के लिए होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा हो कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। उदाहरण जो सरकार के कुछ अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सरकार के कुछ अंग हैं। सरकार का स्तर। जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती है कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश की सरकार से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकारें कैसे काम करती हैं, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के काम के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैप दिया गया है। ये एक मानचित्र दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना जो है वो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस मैप के अंतर्गत आप देखेंगे तो तेलंगाना को एक अलग स्टेट का जो है वो दर्जा दे दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है कि तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों को उसे क्यों मानना ज़रूरी है। सरकार जो कार्रवाई करती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा, तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार के निर्णय और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता है जहां बहुमत का शासन हो। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होती है।
एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र का मूल विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में लोगों का जो कानून है वो यहाँ पर लागू होता है, लेकिन लोग प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में शामिल नहीं होते हैं। यहाँ पर लोग अपने कुछ प्रतिनिधियों को, जैसे सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों में हम जो है वो अध्यक्ष वगैरह को चुनते हैं। तो इस प्रकार से वो लोग हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। यहाँ मतदान का एक दृश्य दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो आजकल कोई भी सरकार आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देते थे, और अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत अन्य नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर जोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, ये ज़रूर नोट करेंगे आप कोटेशन, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। वह आदमी जिसके पास चरित्र है या संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये ध्यान रखना, ये महात्मा गांधी ने कहा था यंग इंडिया में। इसके अलावा यहाँ एक कॉलम दिया गया है, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था को करना शुरू किया तो लोगों को यह बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि ये महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह की महिलाएं ये निर्णय नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ कुछ कॉलम दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व।
देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या है। नेक्स्ट 4th चैप्टर ये हमारे पास। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय, कई अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद कानून जिसके तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे। अस्पतालों की गाड़ियां भी श्वेत लोगों के लिए अस्पताल की गाड़ियां थी। वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी। अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों की भीड़ को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उसने एक गोली हेक्टर को लगी, वह मर गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ये आपको नोट कर लेनी है सारी चीज़ें। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों के निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि ये प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतें और मांगों का ध्यान रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुनने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब होता है। चुनाव 5 वर्षों के लिए एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकारों के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और
भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना कर सकते हैं और भागीदारी भी निभा सकते हैं। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं, उन्हें सामने लाया जाता है। इसके अलावा अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्मों, क्षेत्रों, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब ही होता है जब कुछ लोगों को पता लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लिए लोग उत्तेजित हो जाते हैं। कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान के बुनियादी नियम कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवादों का कारण बन जाती है। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती है। जिन राज्यों से नदियां गुजरती हैं, उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। ये आपको कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। जल विवाद और भी कई राज्यों के बीच में है। तो पूछे जाते हैं कि इस नदी को लेकर के जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी, कर्नाटक में कृष्णा राज सागर में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मैट्टूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। यहाँ पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच इस विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी
शांत भाव से बहती रहती है। कावेरी नदी घाटी दिखाई गई है यहाँ पर। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध कावेरी नदी के निचले छोर पर है। तो ये बांध वगैरह भी आप थोड़ा थोड़ा यहीं ध्यान रख सकते हो। मेट्टूर बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कृष्णा राज सागर बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। दोनों किस पर बने हैं? तो कावेरी पर। जब कृष्णा राज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए, दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि राज्यों के लिए पानी का बंटवारा सही से हो पाए। इसके अलावा यहाँ समानता और न्याय, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों से प्रेरित एक उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है। उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि इस समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इससे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आता है हमारे पास चैप्टर पंचायती राज। तो ये थोड़ा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ आपको पंचायती व्यवस्था समझने को मिलेगी। तो इस चैप्टर को देखते हैं, इसमें क्या क्या हमारे पास दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में आप स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे, जो आपके पास भाग 9 के अंतर्गत संविधान में दिया गया है। तो इसमें आपको कुछ और चीज़ों को समझने का भी मौका मिलेगा कि कैसे पंचायतों के चुनाव वगैरह या फिर उनकी प्रक्रिया क्या होती है, वो भी आपको इसी में समझने को मिलेगा। देखते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है यहाँ पर पंचायती राज और दिया गया है कि आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत उनके लिए क्या क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़कों की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली ताजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव की बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। ताजिया ने कहा, इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी।
सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा से नीचे आने वालों के लोगों को स्वीकृति देना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों ने इसी बीच खुसर पिसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा से नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? इसके पास तो इतनी ज़मीन है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। तब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना चाहिए। सरपंच ने यह देखा लोगों के बीच खुसर फुसर हो रही है, तो उसने पूछा कि किसी को कुछ कहना है तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वहाँ पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार के द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ महाराष्ट्र के 2 पंचों की फ़ोटो दी गई है जिन्हें 2005 में उल्लेखनीय काम के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। ग्राम पंचायत की बैठकें हुई तो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख की मद में कुछ पैसा है तो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए। सचिव ने उसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ दिया गया है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र भवन बनवाना है तो यह काम निर्णय समिति करेगी। इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं, कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखिए कि हरदास ग्राम ने पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? तो यहाँ एक समिति के बारे में दिया गया है, निर्माण समिति। निर्माण समिति के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ सदस्य पंचायत के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम सभा की बैठकों में अभी ये हमने पढ़ा, बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया कि पंच अब पानी के लिए ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद सभी सदस्य ने मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी इस बात से बात करके इस पर योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके अलावा जल संवर्धन विकास कार्यक्रम ने 2 वर्ष पहले इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। पंचायत के 3 स्तर। यहाँ पंचायत के 3 स्तर दिए गए हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में आपने
बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है, पंचायत, फिर उसके बाद विकासखंड। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तर पर होती है, एक ग्राम पंचायत स्तर पर और दूसरा विकासखंड स्तर पर। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति में कई गांव पंचायतें शामिल होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। ये आपको स्तर ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। जिला परिषद एक जिले के स्तर की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायतों से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत सभी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज़ उठाने का भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कुछ एक आधा पॉइंट हमारे पास इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास गांव का प्रशासन। तो गांव का प्रशासन के अंतर्गत हमें पंचायत का ही ये दूसरा भाग है, तो इसमें हमको जो है कुछ और चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से चैप्टर शुरू है हमारे पास। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वो कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेंढ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेंढ को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करके उसने मोहन के खेत की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा सा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंचा। मोहन ने दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेंढ को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन के सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने कहा, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा, उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ, जैसा आमतौर पर होता ही है। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया।
उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार का वायदा था कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। इसके अलावा राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु खेत की मेंढ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल सके कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर का विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि एक गांव के नक्शे से मेल खाता है। अगर नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि उसकी मेंढ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र से उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इस प्रकार से जो है पटवारी के पास विवरण होता है। ये सब जो है दिया गया यहाँ पे। इसको खसरा कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा कि ये एक नक्शा दिया गया है और रिकॉर्डों के आधार पर आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था की देखरेख इन जिलों और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, सबसे नीचे तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों का निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों को बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती थी। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए।
सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही थी कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। यहाँ पर ये कानून ध्यान रखना है आपको, अधिनियम धारा 2005। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक बिटिया की चाह, एक कविता टाइप की दी गई है। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। ये जो है इस प्रकार से कविता को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ एक सार्वजनिक सर्वेक्षण के बारे में दिया गया है, वो हमारे पास इतना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारे पास 7वां चैप्टर, जिसका नाम है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन को देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें नोट करने वाली नहीं है, इसलिए इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। नगर प्रशासन में दिया गया है हमारे पास, इतवार एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही, रेहाना इतनी तेज़ी से बल्ला घुमाया, गेंद ऊपर गई, गली के ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए, उसकी माँ को सब बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला से पूछना चाहिए कि वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगी। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। यह बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा वगैरह, कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हो कि यहाँ नगर निगम के कार्य की बात की जा रही है। तो निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग अकाउंट में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कोई निर्णय लेने होते हैं तो इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। ये आप जानते हैं, जैसे नगरीय प्रशासन में होता ही है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूहों द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक रहे हैं, नीचे आ जाएं, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर
करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम कर रहे हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे हो जाते हैं, रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद नहीं करेगी। बच्चों के सवाल से सारे खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों को पार्षद मिलते हैं, सबकी सम्मिलित राय से ही एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतों को परिषद के सामने रखी जाए, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवाल ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का मौका दिया। शंकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसा जल विभाग होता, कचरा जमा करने का विभाग होता, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग, नगर निगम में सफाई का विभाग, उसी के लेखा में विभाग हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी कि फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज़ में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह कहाँ जाता है? बाकी बच्चे अभी कबाब ही खा रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके ना हटाया जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। यहाँ एक कॉलम बनाया गया था, देखते हैं इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं या नहीं है। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम की यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करता है। राशि का एक बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं वे संपत्ति कर देना होता है। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। यानी टैक्स के माध्यम से नगर निगम अपने कार्यों को करता है। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी मोहल्ले की बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतों ने इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने मेरे पास आई। मैंने उन्हें कहा कि विभाग के किसी अधिकारी को इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतों ने घर के सामने नारे लगाने लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकले। उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा हालत कितनी ख़राब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत लिए जा सके। अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं, पार्षद और सफाई अभियंता नगर निगम के दफ्तर गए। आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा,
लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों के कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने महिलाएं बड़ी संख्या में धरना पर बैठ जाएंगी। तो गलियों की साफ सफाई हो गई। रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी, 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी और मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया और उन्हें आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल है, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम का सुझाव दिया गया था कि हम खाने पीने की चीज़ों को कूड़ेदान में डालें, प्लास्टिक और कांच जैसी गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। मतलब ये बताया गया है यहाँ पर। यहाँ एक कॉलम दिया गया है। 1994 में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों और होटलों का कूड़ा कचरा ही पास की नालियों में, सड़क में ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करता था, जिससे स्थिति और बदतर हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह सफाई करे। आज की तारीख में चंडीगढ़ भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर लास्ट चैप्टर इस बुक का, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर इसमें कहानी टाइप की चीज़ें समझाई गई है कि नगर निगम कैसे कार्य करता है, क्या क्या होता है। यहाँ पर एक बार बस आपको सुन लेनी है ये चीज़ें, बाकी हमको तो केवल बुक को कंप्लीट करना है और कहीं पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है तो उसको लिखना है। आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका चैप्टर है। इसमें दिया गया है कलपट्टू गांव। ये तमिलनाडु में समुद्र के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य रूप से गली है वह बाजार की तरह दिखती है। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी। यह चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान है ना। 4 दुकानें चाय की हैं, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा, मोंडा, मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, लोहे की चीज़ें बनाता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, साइकिल किराए पर मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ आम और नारियल भी काफ़ी बाग हैं। कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू में खेती का काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये कलपट्टू थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास। इसको लेकर के क्वेश्चन आता है पेपर में। हो सकेगा तो मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन का काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी के पहले भी मैं मायके में धान के खेतों की मजदूरी करती थी। यहाँ मैंने सुबह
8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करोत्तमा काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ऐसे मौके होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बड़ी होगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है तो मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव से सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। पत्थर और बालू के पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक ले जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ। खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान ऐसे साग सब्जी खरीदने में मदद करता है। ये तुलसी की कहानी यहाँ पर दी गई है। हमारी 2 बेटियाँ हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज में रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने में, जानवरों को चराने में बीतता है। इन कामों के से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, तो यहाँ इसके बाद शेखर की कहानी दी गई है। जो भी हमारे पास यहाँ पर कहानियाँ वगैरह दी गई हैं, इनको जो है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। हमें यह धान अपने घर ले जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास 1-2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैंने कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूं और बदले में उन्हें उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार का बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़ा कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर मैं बाज़ार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे सभी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा, बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीनों तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करके उसकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसानों को चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेने की अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है।
जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाते। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा रामलिंगम और करोथमा, जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास चावल की एक मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंकों से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों में धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों को खेतों पर निर्भर रहते हैं। कई भूमिहीन हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान ही रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हें व्यापारियों को बेचने के अतिरिक्त मदद करते हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव में मछली पकड़ने में लगे हैं। आइए अरुणा परिलेन के जीवन में पढ़कर एक परिवार के थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। यहाँ आजीविका से संबंधित कहानियाँ दी गई हैं, क्या क्या आजीविका के साधन हो सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में भी ऐसा कुछ खास है नहीं जो हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक पॉइंट NCERT का दिया गया है जो आपको ध्यान देना है। ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाव ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर एक खरपतवार वगैरह साफ करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ दी गई हैं। यहाँ ये चैप्टर भी होता है हमारे पास कंप्लीट। इसके अलावा अच्छा इसमें और भी चैप्टर हैं, शायद 9th चैप्टर, और ये शायद इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। हाँ, एक लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। वो लास्ट यूनिट थी जो मैंने आपको पीछे बताया था, लास्ट चैप्टर। तो यहाँ पर जो चैप्टर है इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ दिया गया है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो इस चैप्टर में भी आजीविका के बारे में दिया गया है। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास यहाँ पर नहीं हैं, कहानियाँ वगैरह दी गई हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे कि इस बुक में जो काम की चीज़ हैं बस उन पर ज़्यादा जोड़ दें। यहाँ भी हमको इस चैप्टर में कोई ऐसा जो है लग नहीं रहा है, जैसे दुकानों वगैरह के, फैक्ट्री वगैरह के बारे में दिया गया है। तो थोड़ा बेसिक परिचय जो है यहाँ पर दिया गया है। बाकी इसमें कुछ ऐसा हमारे पास है नहीं जिससे हम ध्यान रखें या फिर नोट करें। तो यहाँ पर ये बुक होती है हमारे पास कंप्लीट। होपफुली आप इस बुक को बस एक बार ध्यान से सुन लें, उतना ही काफ़ी है। ज़्यादा चीज़ें इसमें हैं नहीं ऐसी जो हमारे पास नोट्स बनाने वाली हैं।